तो नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल तुम्हारे। लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एंड इट्स अ रिकॉर्डिंग गाइस। रिकॉर्डिंग क्यों, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि अ, एक दिन का मैं कंप्लीट रेस्ट लेने वाला था जो कि मैं लूंगा नेक्स्ट डे, मतलब इस दिन जिस दिन तुम्हारी क्लास हो रही है। तो क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि बिल्कुल नहीं बोलना उस दिन, अदरवाइज ठीक होने में ना बहुत टाइम लग जाएगा और अभी बहुत सारी क्लासेस हैं। तो जस्ट मैंने तुम्हारा ये लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड कर दिया सो दैट तुम लोग का छूटे भी ना, तुम्हें ऐसे भी नहीं लगे कि यार सीयूटी का एग्जाम बहुत पास आ रहा है और हमारा एक क्लास कैंसिल हो गई है। लिटरली मैं दिल से आज नहीं आ रही थी कि यार मैं क्लास कैंसिल कर दूं, तो मैंने जस्ट तुम्हें ये रिकॉर्डिंग दे दी है। बट तुम्हें बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये रिकॉर्डेड है, तुम्हें सच में बहुत मजा आएगा। कॉन्सेप्ट से तो बहुत मजा आएगा, मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट में बहुत मजा आएगा। सो दैट्स इट, ठीक है। लव यू ऑल यार। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बार चैट सेक्शन में एपीएम लिख देना और चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खत्म करते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स तक हमने लास्ट टाइम कहां तक कर लिया था, एक बार मैं टॉपिक्स कवर में भी तुम्हें बता देता हूं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने यहां तक कर लिया था, है ना, ये अपना हो गया। अब लेक्चर नंबर 2 की बारी है, आज जो हम करने वाले हैं ये अपना ऑलरेडी हो चुका। आज हमारे लिए क्या बचा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बहुत सारे केसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे हमने समझ लिया था कल, लेकिन उसके बहुत सारे केसेस बचे हुए थे, वो हम देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के केसेस देखने वाले हैं और उसके बाद हमारे फेरेडे लॉ हैं, ठीक है, फेरेडेज लॉ हैं। और फेरेडेज लॉ होने के बाद गाइज हमारा बचेगा, मतलब हम करेंगे कंडक्टेंस वाला पार्ट, मोलर कंडक्टेंस। यहीं पे मैं तुम्हें वो बताऊंगा नॉर्मेलिटी। तुम्हें बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि भैया नॉर्मेलिटी समझ नहीं आती, तो यहीं पे मैं तुम्हें कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी भी बता दूंगा। और देन फिर हमारा लास्ट पार्ट बचेगा कोलरोच लॉ, ठीक है। एंड देन फाइनली कोरोजन का थ्योरी वाला पार्ट हम लोग करके, क्योंकि कोरोजन बहुत ज्यादा नहीं है, थ्योरी वाला पार्ट करके हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हमारा केमिकल काइनेटिक्स शुरू होगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहां तक कर लिया था, मैं एक बार देख लूं, है ना, प्रीवियस क्लास में। तो लास्ट टाइम हमने यहां तक कर लिया था, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने यहां तक कर लिया था, यहां से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं गाइस अपने इलेक्ट्रोलाइसिस की। वैसे तो इलेक्ट्रोलाइसिस मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना, बता दिया ना इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, नेचुरल वाला एग्जांपल लिया था। अब इसमें भी एक बड़ी मजेदार चीज है, वो मजेदार चीज क्या है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यार ये क्या होती है यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा तो होगा बोर्ड्स वाले टाइम पे, है ना, लेकिन मैं एक बार फिर से बताता हूं कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी होता क्या है। देखो यार, नॉर्मली होता ये है कि मैं तुम्हारे सामने ना कुछ एग्जांपल्स तुम्हें बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने खाली NaCl लिया था, NaCl इन मोल्टन स्टेट, लिक्विड स्टेट, तो ये टूटा था Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। तो मेरे पास बहुत सिंपल सा केस था कि भाई एनोड पॉजिटिव होता है तो 2 Cl नेगेटिव वहां जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और बना देंगे Cl2 गैस। और मेरे पास बहुत ही सिंपल सा केस था कि भाई कैथोड हमारा नेगेटिव होता है तो 2 सोडियम पॉजिटिव जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना देंगे 2 सोडियम। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, हमारे लिए कुछ कठिन था नहीं। अब कठिन होगा, कैसे कठिन होगा, मैं एग्जाम्पल तुम्हें दिखाता हूं कुछ। देखो यहां पे एग्जाम्पल, तो यहां पे अगर तुम देखोगे मैंने ले लिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। भैया सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब यहां पे कॉपर सल्फेट है लेकिन पानी के साथ मैंने लिया है। अब इससे दिक्कत क्या होने वाली है, दिक्कत ये होने वाली है जैसे ही तुम यहां पे बैटरी लगाओगे, ठीक है, और ये अपना एनोड है लेफ्ट साइड में जो कि हमारा पॉजिटिव है, ये अपना कैथोड है राइट साइड में जो कि अपना बेटा नेगेटिव है। अब जैसे तुम लगाओगे इलेक्ट्रिसिटी तो कॉपर सल्फेट टूटेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। सिमिलरली पानी भी तो टूटेगा ना, H पॉजिटिव और H नेगेटिव में। मजे की बात ये है कि एनोड जो कि पॉजिटिव होता है उस पे नेगेटिव चीज जाएंगी, भाग के कौन कौन जाएंगे, नेगेटिव तो 2 हैं यहाँ पे भाई, SO4 2 नेगेटिव भी जाएगा, OH नेगेटिव भी। लेकिन एक इलेक्ट्रोड एक टाइम पे हमेशा किसी भी सेल में केवल एक आयन को ही डिस्चार्ज कर सकती है, उसी का ऑक्सीडेशन हो सकता है एनोड पे, लेकिन गए 2 हैं। कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेटा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी बहुत सिंपल सी बात कहती है, इट स्टेट्स दैट इफ मोर देन वन टाइप of ions are attached towards a particular electrode, then the one discharged is the ion which requires least energy। तब हम उस आयन को डिस्चार्ज करेंगे जो लीस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट मांगता है। एग्जांपल, यहां पे मैं तुम्हें कंपैरिजन दिखाता हूं और कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। मैंने बहुत सारे कटायंस लिए, बहुत सारे अनायंस लिए, मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका बताता हूं कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। तुमने बचपन से पढ़ रखा है कि कौन सा मेटल ज्यादा अच्छा मेटल है, कौन खराब मेटल है। फॉर एग्जांपल हाईली रिएक्टिव मेटल तुम्हें पता है भाई, पोटेशियम, प्लीज स्टॉप, कॉल मी, केयरलेस, जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ, कॉपर सेव्स गोल्ड, सबको पता है ना। और ऐसे ही तुम्हें पता है कि भाई कौन से जो है नॉन मेटल्स हैं वो अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो बिल्कुल उसी पे चलना है अपने को। कैसे, देखो अगर मैं तुमसे बोलूं
H पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव में से कौन ज्यादा अच्छा मेटल है? तुम लोग बोलोगे भैया H तो अच्छा मेटल, क्या मेटल ही नहीं है, सोडियम मेटल है। तो अगर आपने इसके भी इलेक्ट्रॉन लिया, इसका भी इलेक्ट्रॉन लिया, कौन उस इलेक्ट्रॉन को देके भी बहुत कष्ट नहीं झेल रहा होगा? भैया सोडियम मेटल है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन हाइड्रोजन तो भन्या गया होगा कि यार मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया जबकि मैं तो चाहता भी नहीं था। तो कौन पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे दो? हाइड्रोजन। सोडियम को इतनी दिक्कत नहीं हुई। तो हम किस पे दया भाव करते हैं? जो ज्यादा पीड़ा में हो। पीड़ा में कौन है? हाइड्रोजन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम इसको, अगर दोनों गए हैं कैथोड के सामने तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको नहीं देंगे। यही बात समझ में? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। अब यहां पे देखो भाई, सिंपल सी बात है, Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी है। कौन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? भैया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं। क्लोरीन की कंपैरिजन करूंगा ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कौन इस नेगेटिव चार्ज को लेके शांति से, फिर भी चलो ठीक है थोड़ी बहुत कष्ट हो रही है लेकिन ज्यादा झेल लेगा? ऑक्सीजन झेल लेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl नेगेटिव नहीं झेल पाएगा, कंपैरिजन में है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन कंपैरिजन करना है, ये नहीं झेल पाएगा तो हमें इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, इसको नहीं करेंगे। मैं C और H की बात करूंगा। कॉपर H से भी बदतर मेटल है, H से भी बदतर। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ। हाउ के नीचे आता है कॉपर, हाइड्रोजन कॉपर। तो कॉपर तो उससे भी गया गुजरा है, झेल नहीं पा रहा है, तो इसको डिस्चार्ज करेंगे। पीला में ज्यादा ये है, इसको नहीं करेंगे। यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे 4 ऑक्सीजन है, भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, झेल जाएंगे, ये नहीं झेल पाएगा, इकलौता अकेला बैठा है, वहां पे तो इतने सारे हैं। तो इसको पीला में देखते हैं कि भैया इसको डिस्चार्ज करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे करके चलना है, इसी बेसिस पे मैंने इनको अरेंज किया हुआ है। बहुत अच्छा मेटल है तो बेटे तो बहुत एनर्जी मांग रहा है, इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, है ना? ऐसे करके आपको दिख रहा होगा सारा कुछ, ठीक है? आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है। मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि दोनों में से किसको डिस्चार्ज करना चाहिए? भैया यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, झेल ही लेंगे, ये बेचारा इकलौता है तो इसको डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, एनोड में। अब बात करते हैं कैथोड पे किसको करेंगे। कैथोड पे कौन कौन है भाई लोग? कैथोड पे है अपना कॉपर 2 पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। भाई कौन ज्यादा पीला में? कॉपर ज्यादा पीला में, इसको करेंगे। चलिए करना शुरू करते हैं। अब OH नेगेटिव जब भी डिस्चार्ज होगा, ध्यान रखना, बैलेंसिंग की टेक्निक बता रहा हूं पहले ही, हमेशा 4 OH नेगेटिव लेना, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना, बना देना 2 H2O प्लस में 1 O2। भैया आपने 4 ही क्यों लिए? क्योंकि मुझे पता है बैलेंसिंग करोगे तो 4 ही आएंगे, इसलिए याद रखो ना, क्यों इतना वो बैलेंसिंग में फंसना पेपर में जाके। तो मेरे तो वैसे भी कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको याद रखना है। कॉपर में, इसमें देखोगे, कैथोड में देखोगे तो अच्छा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं? 4 जा रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस होंगे। लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव को तो बस 2 चाहिए, भाई 2 पॉजिटिव है तो 2 कॉपर ले लो, चारों के चारों खर्च हो जाएंगे, 2 कॉपर बन जाएंगे तुम्हारे। ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई एनोड कैथोड की। बेटा यही तुमसे पूछा जाएगा, बताओ एनोड पे कौन है और कैथोड पे कौन है। सिमिलरली वहां देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा, Na2SO4 तुम्हारा टूटेगा Na पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में, और ये टूटेगा तुम्हारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी तो सॉल्यूशन ही है ना, दिखा है ना, सॉल्यूशन मतलब पानी है। तो क्या करने वाले हो एनोड पे? एनोड पॉजिटिव है तो कौन सा नेगेटिव जाएगा पहले? भाई ये वाले को डिस्चार्ज करेंगे, तो 4 OH नेगेटिव, याद हो जाएगा, -4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 H2O प्लस में O2। उसके बाद बेटा तुम्हारा कैथोड आ जाएगा जो कि कितना है? नेगेटिव है ना? तो यहाँ पे कौन कौन जाएंगे बेटा? H पॉजिटिव भी जाएगा, OH Na पॉजिटिव भी जाएगा, ये झेल जाएगा, ये नहीं झेल पाएगा, तो H पॉजिटिव को ले लो। बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन को तो 1 चाहिए, तो चारों को बुला लो। 4 को बुलाओगे तो H2 बनता है नॉर्मली, तो 2H2 बन जाएंगे, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपसे एनोड कैथोड की रिएक्शन पूछी जा सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है बताओ एनोड पे कौन बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है? इसी में 2 एग्जांपल और हैं, और भी देख लेते हैं हम लोग। एक ये देख लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट मोल्टन। मोल्टन का मतलब है लिक्विड, यहां पे पानी नहीं है। जब भी कॉपर सल्फेट मोल्टन है, फिर NaCl मोल्टन मतलब लिक्विड, ठीक है? तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कॉपर 2 पॉजिटिव एज इट इज, SO4 2 नेगेटिव एज इट इज, हो जाएगा, ठीक है ना? करने इसको अपने आप, दोनों बस यही है। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो जरा। क्या देखोगे इसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3। और मजे की बात यह है, अब तक हर बार जो हम, चलो इसको भी कर ही लेते हैं, फिर तुम लोग ऐसे बोलोगे भैया मजा नहीं आया। चलो इस वाली स्लाइड पे और इस पीछे वाली स्लाइड में क्या डिफरेंस है?
यहां पे आपने जो इलेक्ट्रोड यूज की हैं वो जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है उससे मेल नहीं खा रही है। प्लेटिनम मतलब के न्यूट्रल आपने ले लिया है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड्स लिए। यहां पे आपने इनर्ट मतलब न्यूट्रल, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अगली वाली स्लाइड पे जो मैंने दोनों एग्जांपल लिए, यहां पे मैंने जिसका सॉल्यूशन लिया है उसी की इलेक्ट्रोड लिया, मतलब ये इलेक्ट्रोड भी अब की बार पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इसलिए मैं दोनों को ही बता दे रहा हूं, इससे आपको कंफर्मेशन पूरी हो जाएगी। देखो ध्यान से क्या करना है। आपके पास नीचे है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये भी कॉपर की है और ये भी आपकी कॉपर की है, आपने बैटरी से जोड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ जी भैया जोड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखना ध्यान से, यहां पे क्या होगा। जैसे आप एनोड पे देखोगे तो रोड पार्टिसिपेट करना चाहेगी। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या होगा, ये जो कॉपर की रोड है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगी। अब आप बोलोगे भैया आपने तो बोला था कॉपर बड़ा ही गंदा मेटल है, नहीं चाहता कभी भी। अरे स्टार्ट तो करो पहले, मानता हूं गंदा है, लेकिन जब एनोड पे रखा है ऑक्सीडेशन होता तो जबरदस्ती हो रहा होगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी का झटका दे रहे हो, तुम भी मरना नहीं चाहते, इलेक्ट्रिसिटी का झटका दूंगा तो मर ही जाओगे। जबरदस्ती कर, तुम चाहते हो मरना? नहीं। अगर मैं तार घूस दूं तुम्हारी नाभि में तो मर जाओगे ना? हाँ भैया मर जाएंगे। तो अभी जबरदस्ती करे तो भी करेगा थोड़ा सा, है ना, हाथ पैर मारेगा लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा तो इस रोड से जितना भी कॉपर है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और ये रोड छोटी होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि कॉपर पॉजिटिव बन रहा है। धीरे धीरे कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव से भी, चलो जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर फिर कैथोड है अपना। भैया कैथोड कैसा है? कैथोड है नेगेटिव, ये था अपना पॉजिटिव। अब जैसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव नीचे गया, इसको लगा मेरे साथ तो ब्लंडर हो गया। भैया क्या हो गया? ब्लंडर हो गया, मैं तो चाहता ही नहीं था ये करना, जबरदस्ती झटके देके करवा रहे हो। तो जैसे इसको मौका मिलेगा ये भाग के जाएगा नेगेटिव कैथोड के पास। अरे यार मेरे साथ ना बहुत दिक्कत हो गई यार, मेरे साथ ना बड़ा अत्याचार हुआ है, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स वापस दो, मुझे नहीं पता। चलो जी, अच्छा जी। जैसे ये पहुंचेगा कैथोड पे, ये इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से लाएं? अरे इसने जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़े थे वो यहां से ट्रेवल करते हुए वहीं तो पहुंचेंगे। पहुंच गए, इसको दिख भी और भाई से लालच आ गया। तो कैथोड पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन वाला है वो जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर से बन जाएगा कॉपर। तो जो कॉपर यहां से नीचे गिरा था वही वहां भाग के वहां जाके चिपक गया, ये रोड मोटी होती शुरू हो गई। और ऐसे करके एनोड कैथोड की रिएक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि इसी का यूज करते हैं हम प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में। क्लास 10th में भी पढ़ा था हमने प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। भैया कैसे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर? अगर आपने यहां पे एनोड पे ले लिया इम्प्योर कॉपर, कॉपर और बहुत सारी इंप्योरिटीज, तो जब ये गिरेगा कॉपर नीचे तो इंप्योरिटीज अलग गिरेंगी, क्योंकि इंप्योरिटीज तो कुछ भी हो सकती है, वो नीचे गिरेंगी। कॉपर यहां से आएगा और यहां चला जाएगा, प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये आपका इम्प्योर कॉपर होता था, ये आपका कैथोड पे प्योर कॉपर होता था, और प्योर कॉपर पे कॉपर जाके चिपक जाता है, प्योरिफिकेशन। अब तो ये वाला पार्ट अपने आप कर लोगे, है ना, ये वाला पार्ट अब अपने आप करोगे, जी वाला समझ के, सही है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होता है। अब इसी से रिलेटेड दो बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉ आते हैं जिसके ऊपर आपके पेपर में या फिर थ्योरेटिकली क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको समझ में आ गया। अब आते हैं फैराडे लॉ पे। देखो जरा ध्यान से, मैं तुम्हें एक मजेदार चीज बताता हूं। जब यहां पे NaCl टूटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, है ना, ये अपनी एनोड थी और एनोड क्या होती है गाइस? पॉजिटिव होती है। ये अपनी कैथोड थी, कैथोड क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहां से Cl नेगेटिव भाग के यहां गया था, हाँ जी, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो 2 Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2 गैस। अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि क्या तुम बता सकते हो कि अगर इस बैटरी से मैं इतना करंट दूं, आई करंट दूं, इतने समय T समय के लिए दूं, तो अमाउंट ऑफ Cl2 प्रोड्यूस कितना होगा? यही बताने के लिए फैराडे अपना फर्स्ट लॉ देता है। When electric current is passed through an electrolyte, the amount of substance deposited is proportional to the quantity of electric charge। मतलब जो भी अमाउंट होगा जो इलेक्ट्रोड पे चिपकेगा, चाहे इस पे चाहे इस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी चार्ज आपने इस बैटरी से पास किया। चार्ज माने Q। इस साइन को हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा Z। जिस Z की एक्चुअली में वैल्यू होती है, Z यहां पे होता है E अपॉन में 96,500, ये वही है फैराडे। इसके आप वैल्यू लिख दोगे और यहां से मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E अपॉन में 96,500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Q। अगर चार्ज डायरेक्टली नहीं दे रखा है, सबको पता है एक बात, क्या जी?
करंट इज इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से आपकी Q की वैल्यू होती है IT, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और आप इस Q को लिख सकते हो फाइनली E बाय 96,500 मल्टीप्लाई बाय IT। चलिए बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगा, भैया ये ई कहां से आ गया, ये क्या है, ई क्या होता है। आओ नॉर्मेलिटी के साथ साथ ये बातें बताता हूं। चलो पहले यहां तक तुम्हें बातें समझ में आ गई, सबको क्या हो रहा है समझ में आ गया होगा। वेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ई को आप चेंज कर दोगे ई बाय 96,500 से, या आपका या तो या फिर ये दो फॉर्मूले में से कोई सा एक आपको लगाना है। बात आती है ई क्या है, ये सब चीजें हैं क्या, तो मैं लिख देता हूं पहले। यहां पे जो आपका आई है बेटा वो है करंट, जो कि आपको हमेशा एम्पियर में मिलेगा, यूनिट क्या होगी एम्पियर। टी आपका टाइम है जो कि मिल सकता है किसमें भी, लेकिन आपको हमेशा सेकंड्स में रखना है, चेंज कर लेना अगर नहीं है तो। ई आपका है बेटा यहां पे इक्विवेलेंट मास, क्या है इक्विवेलेंट मास। और ई को निकालने का तरीका होता है मोलिक्यूलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज, क्या जी चार्ज, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं जो भी तुम्हें जानने की बात है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, सब क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होता क्या है। चलो मोलरिटी की हेल्प से समझते हैं। सबको पता है मोलरिटी क्या होता है, मैं नीचे लिख रहा हूं, मोलरिटी मत लिखना, तुमने ऑलरेडी किया हुआ है सॉल्यूशन में। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल, लीटर में होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप ले लेते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल लीटर। भैया नंबर ऑफ मोल्स तो समझ में आता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अच्छा भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया मोलर वेट, यहां पे जो आप कह रहे हो गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, या फिर इक्विवेलेंट ऊपर आपने वेट लिख दो चाहे मास लिख दो। भैया मोलर वेट या फिर मोलर मास तो मुझे पता है क्या होता है। क्या होता है भाई मोलर मास, भाई मोलर मास का मतलब होता है क्या, जल्दी से मुझे बता दो क्या होता है, अरे जल्दी बोलो भैया मोलर मास क्या होता है। तो आप बोलोगे कि भैया मोलर मास होता है मास ऑफ वन मोल, है ना, मास ऑफ वन मोल होता है। भैया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो बेटा इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि आपने जो मोलर वेट निकाला है ना, मोलर मास जो आपने निकाला है, ये पर वैलेंसी कितना है। भैया समझ नहीं आया, मजा नहीं आया, आओ मजा दिलवाता हूं। जैसे मैग्नीशियम का जो मोलर वेट है वो है 24 ग्राम पर मोल, ऐसा ही है। लेकिन मैग्नीशियम के ऊपर अगर चार्ज आएगा, जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 पॉजिटिव। पर चार्ज के लिए, पर वैलेंसी के लिए वैल्यू कितनी है, तो आप इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, 24 डिवाइडेड बाय वैलेंसी या फिर चार्ज, जो भी आपको याद हो। चार्ज आपको दिख रहा है 2 पॉजिटिव, तो 4 से डिवाइड कर दो, 24/2 12। तो इक्विवेलेंट वेट आपका जो होता है वो मोलर वेट ही होता है, बस वो निकलता है पर यूनिट चार्ज या फिर पर यूनिट वैलेंसी। मजा नहीं आया भैया, बेटा मजा आएगा क्यों टेंशन लेते हो। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम मान लो 3 पॉजिटिव में प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है भैया 20 कितना 7 ग्राम पर मोल, है ना। आपसे कोई पूछे इक्विवेलेंट मास बताओ, तो आपके क्या करना है डिवाइड करना है पर वैलेंसी पर चार्ज, तो आपका आ जाएगा 9। बात समझ में आ रही है, ये डिफरेंस है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। समझ में आ गई, जल्दी से बताओ मुझे। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे, से नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए तो बेटा नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो यहीं से हमने सीख लिया कि ई कैसे निकालेंगे बेटा, ई कैसे निकालेंगे मोलर मास अपॉन में चार्ज। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, अभी न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। इसी में आता है फिर फेरेडे का सेकंड लॉ। अब ये क्या करता है, ये बड़ा ही जबरदस्त है। ये कहता है देखो यार, फेरेडे ने तुम्हें बताया कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा एक सेल में एक रोड के ऊपर, अगर इतना करंट है इतना टाइम है इतना। तो अगर मैं 2 बैटरी को जोड़ दूं और दोनों को दो सेल को जोड़ दूं,
और दोनों को एक ही बैटरी से जोड़ दूं, मतलब दोनों में Q की वैल्यू बराबर ही है क्योंकि एक ही बैटरी है। हाँ जी, तो दोनों का वेट आप कैसे निकालोगे कि कितना होगा? तो देखो ध्यान से, सपोज करो मेरे पास यहां पे है AgNO3, यहां पे मेरे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4, यहां पे Ag आके डिपॉजिट हो रहा है, यहां पे कॉपर हो रहा है। अगर आपने सेम बैटरी लगा दी, सेम चार्ज ले दिया, तो मास ऑफ Ag डिपॉजिट अपॉन में मास ऑफ Cu डिपॉजिट इक्वल होगा रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास के। When the same quantity of charge is passed through different electrolytes, then the masses of different substance deposited at the respective electrodes will be in the ratio of their equivalent masses. भैया इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करवा दो। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको किसी एक का मास दे देंगे, दूसरे का पूछेंगे और इक्विवेलेंट मास के लिए आपको मोलर मास दे देंगे। आप बोलोगे भैया चार्ज कहां से लाऊंगा? चलो मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं। सपोज करो एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसने मुझसे बोला है कि भाई WAg तो है मेरे पास 5 ग्राम, आप WCU की वैल्यू बताओ। चलो जी बता देंगे। मोलर मास ऑफ Ag होता है 108, मोलर मास ऑफ Cu होता है 63.5। आपको क्या चाहिए इक्विवेलेंट वेट के लिए? चार्ज भी चाहिए होगा। वो कैसे निकालोगे? आपको इनको तोड़ना तो आता होगा ना भाई। जब ये टूटेगा तो Ag पॉजिटिव होता है और NO3 नेगेटिव होता है। आपने कई बार देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। जब ये टूटेगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो जब आप वैल्यूज रखोगे तो कैसे रखोगे? ध्यान से देखना। गिवन मास ऑफ Ag इज 5, इसका आपको निकालना है। अब E के लिए आपको इसका मोलर मास 108 डिवाइडेड बाय इसके ऊपर चार्ज। कितना चार्ज है बेटा? 1 है। पॉजिटिव नेगेटिव मत रखना, बस चार्ज का नंबर रखना। नीचे E का Cu इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu के लिए मोलर मास ऑफ Cu 63.5, इसका चार्ज बेटा 2 है, 2 पॉजिटिव, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। फाइनली आएगा आपका 5 अपॉन में WCU इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 108। ठीक है, बस इस तरीके से सॉल्व करना है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप के सभी को समझ में आ गया है। अभी और भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। WCU को उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके WCU की वैल्यू निकाल लोगे तुम लोग। मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है इसमें। अभी मैं करवाऊंगा वैसे और भी, लेकिन समझाने के बेसिस पे मैंने तुम्हें समझा दिया। एक बार देख लो इसको दोबारा से। देख लिया? ठीक है, बहुत सुंदर, क्या बात है। चलो जी, क्वेश्चंस मैं पहले तुम्हें करवाता हूं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। बेटा आई दे दी आपको 5 एम्पियर, 20 मिनट्स, टाइम आपको दे दी 20। बेटा मिनट्स है, मल्टीप्लाई कर लेना 60 से, हो जाएगा 1200 सेकेंड्स। आपको सेकेंड्स में चाहिए। आपको W ऑफ निकल बताना है। आपको ये तो नहीं दे रखा 2 बैटरी है सेम चार्ज, नहीं तो फेरेडे सेकंड लॉ नहीं लगाएंगे, फर्स्ट ही लगाएंगे। तो WNI हो जाएगा आपका E अपॉन में 96,500। क्यों नहीं दे रखा? IT दे रखा है तो I और T। अच्छा जी, अब E की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? मोलर मास अपॉन में चार्ज है ना। अब आपने निकल का चार्ज लिया 58 के आसपास, 58। भैया चार्ज कैसे लाऊंगा? अच्छा वैसे आपको देंगे गिवन में, आपको ये सब मोलर मास की वैल्यू। चार्ज कैसे लाऊंगा? आप इसको तोड़ोगे तो 2 आपके NO3 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव पे एक नेगेटिव होता है, 2 है तो 2 नेगेटिव, Ni2 पॉजिटिव होता है फिर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं। आपने 2 लिख दिया यहाँ पे, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपका 58 अपॉन में 2, 96,500। बेटा आई की वैल्यू है 5, ये है आपका 1200। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है ना। 2 6 से काट दोगे तो ये आपका आ जाएगा 58 मल्टीप्लाई 6 5 30 अपॉन में 965। सॉल्व करोगे तो बेटा आपका ग्राम में वैल्यू आ जाएगी W निकल की। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं फेरेडे के लॉ के। ठीक है सारे लोग, क्लियर है बात? एक और तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको देख लो पहले एक बार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए, अब मैंने तुम्हें ना बताया था 1 फेरेडे के बारे में। 1 फेरेडे का मतलब होता है 96,500। तुमने पूछा, नहीं पूछा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 96,500 कूलम क्या है? ये 1 फेरेडे का ऐसे कैसे आ गया? नॉर्मली पता है क्या है? 1 फेरेडे का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.9 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम्ब। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लोगे
तो टोटल चार्ज हो जाएगा, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, एक मोल का मतलब ही ये होता है। आप मल्टीप्लाई करोगे इतने से, सॉल्व करोगे तो नंबर आएगा 96,500 कूलम। तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, तो 1 फैराडे का मतलब ही ये होता है, एक मोल, एक बहुत बड़े ढेर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे देखो यार, अगर मैं यहां से यहां चेंज कर रहा हूं तो बताओ कितना चार्ज इसमें लगेगा, तो कैसे बताओगे। देखो आपके पास एल्यूमिनियम +3 है, यहां से आप एल्यूमिनियम बना रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे पूरा चेंज हो रहा है भाई, +3 तब 0 है, मतलब आपने कुछ नेगेटिव ऐड किया, कितना नेगेटिव ऐड किया, +3 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए हैं, लेकिन आपने इसका एक मोल लिया है। अगर एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, एक मोल मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल चार्ज कितना आएगा आपका, टोटल जो आपका चार्ज आएगा बेटा वो आएगा 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, अगर एक मोल को 1F बोलते हैं तो 3 को 3F बोल देंगे, 3 फैराडे। अगर कोलम्ब में पूछा है तो 96,500 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सेम आप सीयू के लिए करोगे। अब तीसरा वाला थोड़ा सा कठिन है, पेपर में आने के चांसेस है, ध्यान से देख लेना। MnO4 नेगेटिव आपके पास है, अब MnO4 नेगेटिव में Mn2 पॉजिटिव, भैया ये नेगेटिव ये वाला चार्ज देखना है क्या, यहां से वहां तक नहीं, Mn की बात चले तो Mn का चार्ज देखो भैया, यहाँ पे Mn कैसे निकालू, देखो Mn है आपके पास, 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज पूरे पे -1 है, ये Mn का चार्ज नहीं, ये पूरे का चार्ज था। ऑक्सीजन नॉर्मली वैलेंसी 2 होती है, नॉन मेटल है तो -2 लिख दो बेटा, सॉल्व करेंगे तो Mn की वैल्यू आ जाएगी -8 इक्वल्स टू में -1, तो Mn की वैल्यू आ जाएगी -1 + 8 यानी कि +7। ठीक है भैया, +7 तो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। +7 से +2, पहले +7 था फिर +2, तो मतलब 5 नेगेटिव ऐड किए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, ये भी आपने 1 मोल लिया है, तो टोटल हो गया 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फैराडे, हो गया सॉल्व। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फाइनली अब बेटा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब नॉर्मलिटी मैंने तुम्हें बता दी, इसके बाद अब जो पार्ट आ रहा है बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वो आ रहा है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। सबसे पहले कंडक्टेंस 2 तरह की होती है, आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ आयंस से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं, पढ़ने की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, चाहे वो मेटालिक हो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो जहां पे आयंस की बात होगी, जो फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। मतलब देखो, जैसे रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चार्ज का, आयन का, ये अपोज करता है, अपोजिशन ऑफ फ्लो, ये अपोज करता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस इसका जस्ट उल्टा होता है, ये क्या करता है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है बेटा उसको सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी से। ठीक है, 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला था रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई एल अपॉन में ए। एल था लेंथ ऑफ द वायर, ए था एरिया ऑफ द वायर, रो था रेसिस्टिविटी, आर था रेसिस्टेंस। हम बात कर रहे हैं अब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, उसके अंदर जो फ्लो ऑफ आयंस हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और एरिया ऑफ द कंडक्टर है, रेसिस्टेंस है, जो यहां पे किसी भी वजह से उनका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, टकराने की वजह से, फिर किसी भी वजह से डिस्टर्ब अगर हो रहा है तो उसकी वजह से। ठीक है, तो यहां से रो की वैल्यू आ जाएगी आर ए अपॉन में एल। अब देखो रेसिस्टेंस कंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है, तो आर इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन में जी, है ना, एक फॉर्मूला ये। जैसे रेसिस्टेंस के लिए एक कांस्टेंट होता है रो रेसिस्टिविटी, ऐसे ही कंडक्टेंस के लिए एक होता है कप्पा, जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। चलिए अब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। क्या मैं कप्पा को लिख सकता हूं, कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, भाई अपोजिट है ना, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस जैसे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से आप लिख सकते हो 1 अपॉन में आर मल्टीप्लाई ए अपॉन में एल, एल ऊपर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन में आर मल्टीप्लाई एल अपॉन में ए। ठीक है,
1/r को आप लिख सकते हो क्या g, कैसे भाई? भाई आप ये भी तो लिख सकते हो ना g इक्वल्स टू 1/r, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ जी भैया, तो यहां से आपके कप्पा की वैल्यू आ गई g मल्टीप्लाई l अपॉन में a। तो ये आ गया आपका पहला फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज होता है कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई l बाय a। क्योंकि l बाय a फिक्स्ड वैल्यूज है कंडक्टर की, है ना, जो भी आपने लिया है, तो इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बात कर लेते हैं यूनिट की। तो ध्यान रखेंगे, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, कंडक्टेंस की होती है तो ओम इनवर्स, या फिर साइमन भी आप इसको कह सकते हो। कप्पा की यूनिट होती है बेटा साइमन एस, लेंथ आपका लेट सपोज मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में, तो मीटर अपॉन में मीटर स्क्वायर आप इसको काटोगे तो ये आपका बन जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, ये 3 यूनिट आपको बेटा याद रखनी है। अब आपसे स्टेटमेंट में डिफाइन बेस्ड क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं। आपसे कोई पूछे कंडक्टिविटी एग्जैक्टली होती क्या है, तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं अपने कंडक्टर की लेंथ को ले लूं 1 सेंटीमीटर, एरिया ले लूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब कुछ 1 1 कर दूं, और तुम्हें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, सब कुछ 1 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब ही आ जाएगी। अगर सब कुछ 1 1 होगा तो कप्पा इज नथिंग बट कंडक्टेंस। तो मैं क्या कह सकता हूं कि कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस है ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम में लिया है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, तो जो भी उसमें कंडक्टेंस है, फैसिलिटेशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस का, उसी को हम कंडक्टिविटी कह देते हैं। आई होप के सभी को यह बात समझ में आई होगी। ये पूरा पार्ट आपका एकदम सॉर्टेड है। यूनिट्स मैंने बता दी, डेफिनेशन वाइज मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको ये बता दिया। इसमें इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं। जी आपका क्या है बेटा? जी आपका कंडक्टेंस होता है। जी क्या होता है? कंडक्टेंस। तो इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसी में एक बहुत ही मजेदार चीज आती है, मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट तो एनसीईआरटी ने इतना दे नहीं रखा, लेकिन मोलर कंडक्टेंस आता है। अब ये क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना। अगर आप नोटिस करेंगे तो कंडक्टेंस में, सॉरी, कंडक्टिविटी जब हम डिफाइन कर रहे हैं, कंडक्टेंस कह रहे हैं, तो हमने एक लिमिट लगा दी कि जो लेंथ और एरिया है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अरे भाई कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। मतलब लेंथ मेरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऐसे ही मेरा ब्रेड्थ एंड ये भी बेटा 1 सेंटीमीटर। सही बात है, तभी तो मेरा ये आएगा इस तरीके से। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो, है ना? बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही मोलर कंडक्टेंस में भी एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है, ध्यान से देखना। वो कंडीशन है कुछ ऐसी कि द मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यहां पे इसका साइज कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, 1 सेंटीमीटर क्यूब ना हो, 20 सेंटीमीटर क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब, 4 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कंडीशन अलग है कि जो अपने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, ये 1 मोल अगर होगा, आपने लेट सपोज केसीएल लिया है, यहां पे 1 मोल ही उसका अमाउंट होना चाहिए, वॉल्यूम कितनी भी हो। यहां पे अमाउंट की कोई वो नहीं थी, लेकिन इसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए थी, तभी आप कंडक्टिविटी को डिफाइन कर पा रहे थे। आई होप कि आपको बात समझ में आई है। क्या डिफरेंस होगा दोनों में समझाता हूं, देखो ध्यान से। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोला था? कप्पा। तो कंडक्टेंस ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? v मल्टीप्लाई कप्पा। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे मोल की, तो सबको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऊपर 1000 लेके चलते हैं, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो क्या बोला है? 1 मोल होना चाहिए। तो n की वैल्यू को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1000। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 अपॉन में मोलैरिटी। यही बात है? हाँ जी भैया यही बात है। कंडक्टेंस ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोला है? मोलर कंडक्टेंस। ये इसका सिंबल है। v की वैल्यू आ गई 1000 अपॉन में मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय कप्पा। ये आपका हो गया बेटा फॉर्मूले का डेरिवेशन। हालांकि मैं
आपको बस इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं टॉपिक की। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल दोगे कि भाई ये चीजें आई कहां से, अदरवाइज आपको बस यही याद रखना है। यूनिट क्या होगी? यूनिट सिंपल है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी बेटा आपको यूनिट लेनी है। ठीक है, मैंने जो भी कप्पा की यूनिट थी ना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, उसी में मल्टीप्लाई कर दिया मोलरिटी की यूनिट को और कंबाइन करके ये मेरी वैल्यू आ गई। तो मोलर कंडक्टेंस ये होता है और नॉर्मल कंडक्टेंस में कंडक्टिविटी ये होता है। दो ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। आओ न्यूमेरिकल्स करते हैं, समझ में आएंगी बातें। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस को ही मोलर कंडक्टिविटी भी कह देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। मोलर कंडक्टेंस को ही मोलर कंडक्टिविटी भी कह देते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन ये तो हो नहीं सकता, सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये रहा। ये क्यों नहीं है, साइमन इनवर्स दे रखा है इसलिए नहीं है। ये क्यों नहीं है, पर मोल था, मोल ऊपर दे रखा है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा न्यूमेरिकल हमारा क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन इज इतना। रेजिस्टेंस दे दिया भाई मुझे, कितना दे दिया, 1000 ओम दे दिया। सेल कांस्टेंट आपको बताना है, मतलब L/A की वैल्यू आपको बतानी है। इसको G स्टार से भी डिनोट कर देते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर अच्छा आपको कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है, मोलरिटी भी दे रखी है 0.001 मोलर, और आपको व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी, आपको कप्पा दे रखा है 0.125 10 to the power -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे करोगे ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या था, कप्पा इज इक्वल्स टू G मल्टीप्लाई L अपॉन में A। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो L अपॉन A बन जाएगा कप्पा बाय G। कप्पा बाय G को आप लिख सकते हो कप्पा मल्टीप्लाई 1/G, लेकिन 1 आपको G तो है ही नहीं आपके पास, लेकिन आप जानते हो G इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन R, या फिर R इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन G, तो आप इसको लिख सकते हो कप्पा मल्टीप्लाई बाय R। तो यहां से आपका फॉर्मूला बना दिस, कप्पा की वैल्यू है 0.125 10 to the power -3 और R है आपका 10 to the power 3 1000 है ना। तो यहां से आपके सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो आई है बेटा, वो आई है 0.125। दैट्स इट। यूनिट कैसे लिखोगे, सेंटीमीटर में बात चल रही है, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपको यहां से करने होते हैं। आई होप कि सभी को क्लियर है बात, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक आता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट मोलर में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट इसमें किया नहीं हुआ है, वो मोलर की ही बात करते रहते हैं हमेशा, इक्विवेलेंट ज्यादा करते ही नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली होता क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। देखो डाइल्यूजन का मतलब होता है पानी का एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। जब आप पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन की मोलरिटी घटेगी, मतलब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस और डाइल्यूजन में रिलेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है, डाइल्यूजन जब आप करते हो तो जितना पानी डालते हो उतने आयंस टूटते हैं, आयनाइजेशन होता है। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा आयंस फ्लो करेंगे, मतलब मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस आपका बढ़ेगा। तो यहां से मुझे ये समझ में आती है बात कि जितना ज्यादा डाइल्यूजन करोगे उतना आयनाइजेशन होगा, उतना मोलर कंडक्टेंस होगा, और डाइल्यूजन करने पे कॉन्सेंट्रेशन तो घटती है, तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि मोलर कंडक्टेंस जब बढ़ती है तो कॉन्सेंट्रेशन घटती है। तो फॉर्मूला अगर आप यहां पे ग्राफ देखोगे तो यहां पे अगर आपने ले ली मोलर कंडक्टेंस, यहां पे आप लेते हो अंडर रूट में कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो आपके दो ग्राफ बनते हैं, पहला, दूसरा, ठीक है। दोनों में एक ही काम हो रहा है कि जब आपने पानी मिलाया है कॉन्सेंट्रेशन घटी है तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, वही मैंने आपको वहां पे समझाया है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि दो अलग अलग ग्राफ क्यों बने। तो ऊपर वाला ग्राफ जो है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, नीचे वाला है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंप्लीटली नहीं टूटते। अब ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान से देखना। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा भी पानी डालोगे तो आयंस टूट जाएंगे। तो जब आपने बहुत सारा पानी नहीं भी डाला है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तभी भी मोलर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, आप और पानी डालोगे तो अब वॉल्यूम बढ़ेगी तो उनको स्पेस ज्यादा मिलेगा, बाकी टूट तो वो चुके हैं, अब वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। वीक के केस में आपने पानी डाला, नहीं टूटे, डालते गए नहीं टूटे, नहीं टूटे, क्योंकि वीक है, कंप्लीटली टूटते ही नहीं है, नहीं टूटे नहीं टूटे नहीं। अत्यंत लेवल पे पानी मिला दोगे तब जाके टूटेंगे, तो सडन इंक्रीज आएगा और उसके बाद फिर ठीक है चलता रहेगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका वीक है। मजे की बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है ग्राफ पे, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ये कंप्लीटली डिसोसिएट ही नहीं होते, तो ये वैल्यू कभी भी हाईएस्ट वैल्यू को टच नहीं करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी में एक टर्म आती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। व्हेन द होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हैज आयनाइज्ड, जब सारी इलेक्ट्रोलाइट टूट चुकी है, फर्दर एडिशन ऑफ वाटर डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और पानी मिलाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसे कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस। ठीक है, अच्छा। केस वन हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, 100% आयनाइजेशन होता है। यहां पे आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है, जहां पे आपका एक्स एक्सिस देखो y इक्वल्स टू C माइनस एम एक्स है, इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। y आपका मोलर कंडक्टेंस, C क्या आपका इंटरसेप्ट है, देखो इंटरसेप्ट दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हाईएस्ट वैल्यू को। क्या नाम है इसका? लिमिटिंग, मतलब जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, से कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है ना, ये आपकी क्या है बेटा? हाईएस्ट वैल्यू है। स्ट्रॉन्ग में मिल जाएगा, वीक में नहीं मिलता। ए आपका क्या है? कांस्टेंट है, एम स्लोप, और सी आपकी यहां पे अंडर रूट में कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब मजे की बात, आपको ये बात समझ में आ गई कि ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो सारी नॉलेज दे देगा, लेकिन वीक के लिए नहीं दे पाएगा। इसी के तोड़ में आते हैं कोलरोच नाम के एक बाबा जी। कोलरोच क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। कोलरोच एक बड़ा ही अपना मजेदार लो देता है। वो कहता है देखो यार, अकॉर्डिंग टू दिस लो, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो ना, व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, खत्म हो जाता है डिसोसिएशन, ईच आयन मेक्स अ डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंडक्टेंस इर्रेगुलर ऑफ देयर नेचर। इर्रेगुलर ऑफ देयर नेचर मतलब क्या है? मतलब ये कि इलेक्ट्रोलाइट वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, NH4OH एक वीक बेस है। अगर आप इसकी हाईएस्ट वैल्यू देखोगे ना, ग्राफ पे तो नहीं मिल रही, लेकिन इसके जो इंडिविजुअल आयंस है, अगर आप उनकी कंडक्टेंस प्लस कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। ये दोनों वीक हैं। ये आपका वीक वो है आपका क्या है? वीक बेस है, इसके लिए भी यही है। ये आपका सोल्ट है, इसके लिए भी यही है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए भी यही वैल्यू है। ये आपका NaCl, इसके लिए भी। मतलब इंडिविजुअल आयंस की अगर वैल्यू को प्लस कर दोगे तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, आओ मैं तुम्हें वो समझाता हूं। देखो जरा ध्यान से, इसका बेनिफिट क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो मैं आपको देता हूं क्या, CH3COONA, ये एक सोल्ट है। जब मेटल नॉन मेटल एक ही कंपाउंड में हो तो वो सोल्ट है। मेटल ये रहा, ये सारे नॉन मेटल है, सोल्ट है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा HCl, और ये तुम्हारा NaCl। ये सोल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये सोल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये आपका सोल्ट है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। इन सबकी वैल्यू आपको ग्राफ से मिली हुई है, तो इन सबकी वैल्यू आप जानते हो। लेकिन अगर मैं आपके पास रख दूं CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, क्या इसकी वैल्यू आपको ग्राफ पे मिल पाएगी? आंसर है नहीं। तो इन तीनों की तो आप ग्राफ से जानते हो, इसकी नहीं जानते। टास्क है इसकी निकलेगी कैसे? कोलरोच लॉ का इस्तेमाल करके। भैया कैसे? ध्यान से देखना कैसे करोगे। बहुत सिंपल सी बात है, क्या आप इसको लिख सकते हो इंडिविजुअल आयंस में कोलरोच लॉ के अकॉर्डिंग, कि इसकी जो वैल्यू है वो CH3COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव के इक्वल है। इसकी जो वैल्यू है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के इक्वल है। इसकी जो वैल्यू है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के इक्वल है। और वो तो वीक के लिए भी काम करेगा भाई कोलरोच लो, तो CH3COO नेगेटिव और अपना H पॉजिटिव। सही बात है? हाँ जी भैया। अब एक काम करो, आप इनमें तिगड़मबाजी कुछ ऐसे करो, 1 2 3 और 4। क्या करो, आप एक काम करो, आप
उनको प्लस करो जो आपको चाहिए, उनको माइनस करो जो आपको नहीं चाहिए। जैसे कि आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए CH3COO चाहिए और H चाहिए, तो ये आपको चाहिए, H चाहिए, आपको ये चाहिए। क्या इसमें आपको कहीं भी NaCl दिख रहा है? नहीं, ये आपको नहीं चाहिए। तो क्या करो, आप फर्स्ट और सेकंड को तो प्लस करो, थर्ड को उसमें से माइनस कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका बनेगा CH3COONA प्लस में HCl माइनस में NaCl। इससे क्या होगा, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे और इसको माइनस कर दोगे तो ये तो बचेगा, ये भी बचेगा। जब माइनस करोगे तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो आपका ओवरऑल बचेगा क्या, ओवरऑल आपका बचेगा CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, CH3COOH। अब इन तीनों की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता ही थी ना ग्राफ से, ये पुट करोगे, ये किसके इक्वल आएगा, इसके। कोलरोच लो इस तरीके से काम आता है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। गाली से आवाज नहीं निकल रही यार, बहुत खराब हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखना, सारे लोग जल्दी से लगाएंगे इसको। कैल्शियम क्लोराइड है, MgSO4 है, गिवन डाटा है, आपको बताना है कैल्शियम क्लोराइड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी और MgSO4 के लिए क्या होगी। ध्यान रखना, एक बात मैं बताता हूं तुम्हें। लेट सपोज अगर आप इसी को किसके लिए करते हो, AlCl3 के लिए करते हो, तो हमेशा आयंस की Al3 पॉजिटिव तो एक ही है, लेकिन 3 Cl नेगेटिव है, तो आपको ये 3 यहां पे लेना पड़ेगा। जितने भी आयंस होते हैं तो आयंस के नंबर आपको हमेशा लेने पड़ते हैं, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से। कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या करोगे भाई, आपका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, है ना। 119 2 मल्टीप्लाई 76.3, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 119 प्लस में 2 3 जा 6 2 6 जा 12 15 152, 19 और 2 कितने होते हैं, 11 होते हैं। एक उधर जाएगा 7 2 271.6, तो ये आपका आ गया कौन सा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना, दोनों में है। और आपको बताना है फिर MgSO4 का, तो Mg भी एक लेना है, SO4 भी एक लेना है, 266, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दैट्स इट फॉर कोलरोच लो। एक मजेदार बात और कोलरोच लो की, कोलरोच लो एक और तरीके से काम आता है। क्या काम आता है, ध्यान से देखना। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, फॉर एनी, देखो दो इसकी एप्लीकेशन हो गई। एक तो हो गई वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल सकता है, दूसरी क्या है, फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपसे कोई अल्फा पूछ ले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसको निकालने का तरीका होता है मोलर कंडक्टेंस नॉर्मल वाले फॉर्मूले से जो मैंने भी करवाया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये आप अगर रख दोगे तो आपके अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। क्लियर है, चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, कोरोजन। बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है। 2-3 मेन बातें बताऊंगा, उसको याद रखना। जब भी कोरोजन होता है तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, आयरन का होता है, ठीक है ना। आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, Fe2 पॉजिटिव बनाता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन गैस जो आसपास वहां पे H पॉजिटिव आयंस है पानी के, उन सबसे वो रिएक्ट करके अपना रिडक्शन करता है। देखने में ऐसा लगता है कि जब Fe2 पॉजिटिव से वहां पे हो रहा है तो जो भी मेरा रस्ट होता है उसमें 2 पॉजिटिव का आयन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है आपको, यहां पे लगता ऐसा है कि भाई Fe2 पॉजिटिव है तो ये जो हमारा बनता है रस्टिंग वाला पार्ट, ये Fe2 पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, नहीं, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और जो यहां पे चार्ज होता है रस्टिंग के ऊपर, ये +3 होता है, इसलिए इसको फेरस ना बोल के फेरिक बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन Fe2 पॉजिटिव का, रिडक्शन O2 का, और आपका जो बनता है वो होता है फेरिक होता है, ठीक है। मैंने इसको मार्क कर रखा है, इनको ध्यान से देख लेना एक बार। मैं बता देता हूं, कोरोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स विद ऑक्साइड्स और अदर सॉल्ट्स ऑफ द मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर में ग्रीन कोटिंग हो जाती है, कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो जाती है तुम्हारी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, बस बेसिक बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे इसमें, ठीक है। तो आपके एनोड पे रिएक्शन हो रही है Fe2 पॉजिटिव वाली, कैथोड पे हो रही है O2 वाली, ठीक है ना। और आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें आपको लगता है कि Fe2 पॉजिटिव है, लेकिन ये बनाता क्या है, ये बनाता है Fe2O3, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेंट कर लेते हैं या फिर हम इसमें गैल्वेनाइजेशन कर लेते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। डीपीपीज जो मिलेंगी उनके क्वेश्चंस को लगाना। थ्योरी मैंने तुम्हारी सारी रिकॉल करवा दी है ना, बस अब क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, ठीक है।
चलो गाइज, बाय यार, बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय।